प्रिय मित्रों, पिछली बार मैंने आपसे कुछ चर्चा की थी कि आईएएस कोचिंग में जो 3 बच्चे मरे हैं, उसके लिए कारण हमारी सामाजिकता की कमी है। हम अपनी जगहों पर अपनी सामाजिकताओं को भूल करके कुछ लोगों पर, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर के संस्थान हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल वाले हो या बेसमेंट के ओनर हो, उनके ऊपर हमने कुछ गाज गिरा दी कि उनकी गलती है। लेकिन इसके और थोड़े मूल में जाने के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि आईएएस कोचिंग का मतलब जो कुछ भी हो रहा है वो कितना ठीक है, कितना गलत, आप समझ सकते हैं। देखिए, आईएएस के पेपर के लिए 10 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं जो फॉर्म भरते हैं। लगभग 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं। उसके बाद एग्जाम देने लगभग पूरे आधे आते हैं। मतलब अगर 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया तो लगभग 5 लाख बच्चे एग्जाम देने आएंगे। 12 लाख ने पेपर दिया तो लगभग 6 लाख, 12 लाख ने अप्लाई किया तो 6 लाख एग्जाम देने आ रहे। अब जो लोग एग्जाम देने नहीं आते, इसकी बड़ी नॉमिनल सी फीस है। उसके बाद जो लोग नहीं आते हैं, पहली बात तो वो समझिए कि उन लोगों ने सरकार के ऊपर या प्रशासन के ऊपर या यूपीएससी के ऊपर कितना बड़ा दबाव डाला कि हमारे लिए सीटें तैयार कीजिए, एग्जामिनेशन सेंटर तैयार कीजिए, हम नहीं आएंगे। मतलब 5 लाख बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था यूपीएससी की करी हुई बिल्कुल बेकार होती है, क्योंकि उन्होंने आना ही नहीं एग्जाम देने। मतलब जो भी सरकार व्यवस्था कर रही है, सरकार से मेरा मतलब यूपीएससी प्रशासन, वो 50% आपने वेस्ट कर दिया। अब और आगे चलते हैं। जो 5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उनमें से भी कुल 15,000 मेंस को क्लियर कर पाते हैं। 5 लाख में से 15,000 का मतलब ओनली 3%, 3%। 100 में से 3 बच्चा मेंस क्लियर कर पाता है। और जो 15,000 बच्चे मेंस क्लियर कर पाते हैं, उनमें से भी 1,000 लोगों को फाइनल इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि पोस्ट ही उतनी है। इसको दूसरे फॉर्म में देखें कि 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 1.5% क्वालिफाई हुआ, 0.02% बच्चों ने सिलेक्शन होना है। तो अब सवाल है कि इतने बच्चे अप्लाई क्यों करते हैं, इतने बच्चे अप्लाई करते हैं। और उसके बाद दूसरी बात, अब ये प्रशासन और सरकारों को भी सोचना चाहिए। आपने आईएएस के लिए अलाउ किया था कि आप आईएएस के बच्चे को 21 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, वो ग्रेजुएट होना चाहिए। एक आम तरीके से बच्चा 16-17 साल की उम्र में 12वीं कर लेता है, 17 मान लीजिए, चलो 18 मान लीजिए, और 3 साल उसकी ग्रेजुएशन, तो 21 साल में हर हाल में, अच्छा इंजीनियरिंग का बच्चा भी 21 में तो 22 साल में वापस आ जाता है। 21 या 22 साल की उम्र में जो ग्रेजुएट होकर बच्चे निकलते हैं हमारे देश में, वो लगभग 1 करोड़ बच्चा है। करीब 15 लाख इंजीनियरिंग से निकलते हैं, बाकी 85 लाख विभिन्न ग्रेजुएशन के कोर्सेज से निकलते हैं। अब 1 करोड़ बच्चा जो बाहर निकलता है, उसमें से आपने जो सीमा बांधी है, वो 10 लाख बच्चा अप्लाई करता है, और उन बच्चों को आपने क्या बोला है, 21 से लेकर 30 साल की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक बच्चा 21-22 साल की उम्र में भी आईएएस का पेपर दे सकता है, और 30 साल की उम्र में भी दे सकता है। अगर आप व्यक्ति को कंफर्म मानते हैं कि 21-22 साल का बच्चा इतना कैलिबर में है, तो उसको कितने अटेम्प्ट देने चाहिए, आप खुद सोचें। और ये क्या हुआ, 2014 से पहले 4 अटेम्प्ट होते थे, अब जनरल कैटेगरी के लिए तो 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। अब आप देखिए, अब उसमें क्या होता है, बच्चा पहली बार पेपर देता है, नंबर नहीं आते, तो फिर अब सवाल आता है यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स का। वो बच्चों के सपनों को भुनाते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर 5 लाख बच्चा अप्लाई करता है और 15,000 ही आईएएस के मेंस में जा सकता है, तो हमारे पास क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि 5 लाख में से कम अगर 15,000 मेंस क्लियर करते हैं, तो आप कम से कम 50,000 बच्चे छांट लीजिए पहले, और वो लोअर लेवल पे छांट दीजिए, ग्रेजुएशन करते करते छांट दीजिए, ताकि आपके पास जो भीड़ नजर आती है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हो जाएगा, अगर सारे बच्चों को हमने पहले छांट लिया,
तो कोचिंग सेंटर्स का बिजनेस बंद हो जाएगा। अब जैसे 5 लाख बच्चा है, अब आपको पता होगा आईएएस की फीस लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए साल की है। अब 1 लाख की फीस, 5 लाख बच्चा, समझिए कितना बड़ा अमाउंट है। तो इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री कभी नहीं चाहेगी आप अटेम्प्ट्स को कम करें, इसलिए 2014 के से पहले अटेम्प्ट 4 थे, अब 6 कर दिए गए। अच्छा, इसका दूसरा प्रभाव देखिए, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का है, किसी भी स्टेट का लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यूपी का ले लीजिए। यूपी में आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन आपकी उम्र 21 से 40 के बीच में कभी हो सकती है। मतलब आपने 19 साल एक बच्चे को पेपर देने के लिए लगाया, और उसके ऊपर कैपिंग नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी नहीं है। मतलब 19 साल तक बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद यूपी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है, और कमोवेश यह स्थिति पूरे देश की है। अब इतने सारे बच्चों को पेपर दिलवाने के अर्थ, सीधी सी बात है, इनको पेपर दिलवाने वाले कौन है? इनको पेपर दिलवाने वाले, इनके सपनों को हरा भरा करने वाले कोचिंग संस्थान है। अच्छा, हर कोचिंग संस्थान ये जानता है इस बच्चे का कैलिबर क्या है, मैं कितना उठा सकता हूँ। मैं भी पढ़ाता हूँ, मेरे को भी मालूम है। अगर मेरे से अभिभावक दिल खोल के पूछ ले कि मेरे बच्चे की स्थिति क्या है, तो मैं बता दूंगा लगभग ये स्थिति है। लेकिन न तो अभिभावक सुनने को तैयार होते हैं, और दूसरा आजकल ये परंपरा चल पड़ी, चलो बेटा एग्जाम तो दे ही दो, देख लेंगे, चलो कोचिंग तो कर ही लो। ये जो पैसा खर्च करके आप कोचिंग कराते हैं, और इसके बाद जब आप जानते हैं कि बच्चे ने नहीं होना, तो बच्चा एक बहुत बड़े मानसिक तनाव से गुजरता है। आपने अटेम्प्ट भी उसके 6 कर दिए हैं, तो 23 की उम्र में नहीं निकला बच्चा, 24 में नहीं निकला, 6 साल जिंदगी में बच्चे के बर्बाद हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, क्या प्रशासन ये समझता है कि जो बच्चा छठी बार अटेम्प्ट में पास निकले वो ठीक होगा? मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर रिवर्स एम्बार्गो लगना चाहिए, कि अगर बच्चा 2 से ज्यादा बार अटेम्प्ट देता है तो उसके मार्क्स काटिए ना, आप रिवर्स कीजिए उसको कि भाई तुमको अलाउ नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कैलिबर पढ़ लिख कर रट्टे मार के आया है। जो बच्चा कैलिबर का होगा वो पहली बार क्वालिफाई कर देगा, दूसरी बार कर लेगा, लिमिट पे अटेम्प्ट कीजिए। और अगर तुम्हें लगता है कि दूसरी बार तुम्हारा अटेम्प्ट ठीक नहीं था, तो तीसरी बार हाँ तुम्हारे 5% नंबर कटेंगे। क्यों हम इतने सब बच्चों को अलाउ कर देते हैं, जिससे हमारी इस पूरी कोचिंग संस्थान, पूरी व्यवस्था चलती रहती है। आप कभी ध्यान दें, इस वजह से कोचिंग के ऊपर ये जो कोचिंग सेंटर्स का दबदबा है, हर बच्चा अब ये समझता है बिना कोचिंग के कहीं जा ही नहीं सकता। माँ बाप के ऊपर इतना फर्ज है। अब देखिए, जिन बच्चों का कोचिंग का एक्सपेंसेस इतना है, और हम ये बात कहते हैं कि हमारे देश में हर बच्चे को बराबर का अवसर मिलता है। स्वयं कल्पना कीजिए, 1 लाख रुपए की कोचिंग के समय आईएएस के कितने बच्चों को व्यवस्था मिलती है, आप देश से नाप सकते हैं। कैसे हो पाएगा एक बच्चे की 1 लाख रुपए 1 साल की फीस है, 2 लाख रुपए बच्चे को अपने आईएएस के लिए देना, जबकि काफी हद तक चांस है कि उसमें से 3% ही मेंस में सिलेक्ट होगा। अब ये प्रशासन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, इनको अलाउ क्यों करते हैं इतना। अच्छा, मैं इसके, अगर आप कहें कि ऐसा हर एक का चांस मारा जाएगा, तो मैं इसको एक दूसरा रास्ता बताता हूँ, बहुत आराम रास्ता है। देखिए, हर देखिए भारत की एक क्रिकेट टीम चुनी जाती है। वो कैसे चुनी जाती है? पहले बच्चा अपने स्कूल में खेलता है, फिर अपने स्कूल के आसपास के इंटर स्कूल खेलता है, फिर जोनल में खेलता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में खेलता है, मतलब जोनल मैंने अपने वहां के जोन में, फिर डिस्ट्रिक्ट में खेलता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चा अच्छा खेलता है, अच्छा परफॉर्म करता है, उनमें से कुछ बच्चे स्टेट के लिए चुने जाते हैं। फिर वो बच्चे स्टेट में खेलते हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो बच्चे स्टेट को रिप्रेजेंट कर जाते हैं, उसके बाद वो बच्चे नेशनल में खेले जाते हैं। फिर जो बच्चे नेशनल में अच्छा खेलते हैं, उनको सेलेक्ट करके आप भारत की एक नेशनल क्रिकेट टीम बनाते हैं। मतलब वो बच्चा कितनी सीढ़ियों को क्रॉस करके आता है। अगर जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, या स्टेट में नहीं कर पाया, जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेला ही नहीं, और एक दिन आपने अगर मान लिया, रास्ता बना दिया कि आप नेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बच्चा जो अपने गांव में खेला सीधा नेशनल के लिए अप्लाई कर देगा। क्या वो राष्ट्र के लिए अच्छा खेल पाएगा बिना एक्सपीरियंस के? यही चीज यहां भी लागू होती है। भारत के लगभग हर स्टेट की अपना सिविल सर्विस एग्जाम है।
हम ऐसा क्यों ना कर दें कि जो बच्चा सिविल सर्विस के अपने स्टेट के सर्विस एग्जाम में इतने परसेंट मिनिमम मार्क्स लेकर आए, उसके बाद ही उस बच्चे को नेशनल आईएएस में बैठने का अवसर दिया जाए। अच्छा, उसमें दो फायदे होंगे, क्योंकि होता क्या है, अगर आप आईएएस की मेंस को क्लियर कर दिया और उसके बाद आईएएस में क्लियर नहीं हुए, तो आप कहाँ, आप जीरो पर हैं, जीरो पर। आपको अगले साल दोबारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। हम इसका सिस्टम ऐसा बना सकते हैं कि जो बच्चा स्टेट्स के अंदर उसने आईएएस का पेपर दिया, अपने सिविल सर्विसेज का, तो जो बच्चे आपने वहां से निकालने हैं, जो लेवल आप देख सकते हैं, जो बैंकिंग में निकालने हैं, फॉरेस्ट में निकालने हैं, जो ऐसे जितनी भी जगह है वहां बच्चे निकाल दिए, कम से कम बच्चा इसके लिए क्लियर हो जाए कि मेरे पास अभी बैंक की जॉब पक्की होगी, अभी मेरे पास फॉरेस्ट की जॉब पक्की होगी, अभी मेरे पास रेलवे की जॉब पक्की होगी। कितनी जॉब्स हैं आपके पास, और उसके बाद जो उनमें बेहतर करना चाहे वो दोबारा स्टेट पे, फिर से आप स्टेट में पेपर दे दीजिए। तो वो बच्चा स्टेट के अंदर जब इतने नंबर ले आए, उसके पास कम से कम स्टेट में एक जॉब पक्की हो जाए कि बार इस लेवल तक पटवारी बन के, जो भी मेरे को नहीं पता, जो भी हायरार्की इनकी है, ये एक लेवल पक्का हो गया, तो उसके बाद उस बच्चे की अगर इच्छा है, क्षमता है, दोबारा आईएएस से नेशनल आईएएस में निकले, क्या प्रॉब्लम है। इसमें यह होगा कि जो बच्चे धीरे धीरे लेवल को सिलेक्ट होते जाएंगे, उनके पास एक रास्ता बनता गया कि अगर मैं कुछ कर चुका हूं, मैं लगभग, कहने का मतलब ये होगा, जो बच्चा स्टेट लेवल पे पहुंच रहा है या नेशनल लेवल में घुस रहा है, उसके पास उसके पीछे बैकअप में एक जॉब पक्की है कम से कम, कि मैं इस लेवल तक खड़ा हो चुका हूँ, इतना उसके पास पक्का होगा। लेकिन यहाँ रिवर्स है, आप आईएएस नहीं कर पाए तो अब जीरो बन गया, फिर नए से शुरू हो गया। बच्चे में कितनी फ्रस्ट्रेशन आएगी, कुंठा आएगी, घर वालों का पैसा लगता है। लेकिन हाँ, इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा नुकसान है, और वो नुकसान है कोचिंग व्यवस्था का। क्योंकि कोचिंग में उतने बच्चे अब नहीं आएंगे, क्योंकि पहले अगर स्टेट में छट गए या उससे लेवल छट गया, तो बच्चे पहले छांट दिए गए, तो कुछ कोई एलिजिबल बच्चा ही वहां आ पाएगा ना। हम इस बार कहते हैं नहीं नहीं, इसको पूरा अलाउ किया जाए, और हर एक को अलाउ करना सीधा फाइनल के लिए ठीक नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, भारत देश में जिस आदमी को एमएलए के लिए खड़ा होना है या एमपी के लिए खड़ा होना है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, एक्सेप्टिंग इज एन इंडियन। आप एमएलए एमपी के लिए जो आप पैसा लगता है, उससे कम पैसा दे दीजिए, सस्ता कर दिए, 100 रुपए में एमपी का फॉर्म भरवाना शुरू कर दीजिए, करोड़ों लोग भर देंगे, क्या फायदा उसका। आज भी हमारे को पता होता है, जब भी हमारा कोई एमपी का एमएलए का इलेक्शन होता है, हमको पता है ये ऊपर के 4 5 6 7 8 लोग ये हैं, इनमें आपस में कॉन्टेस्ट है। लेकिन अब जब लिस्ट देखने जाते हैं, दो दो मशीनें लगी होती है, 25 25 लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हो, वोट काटने के लिए। तो अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि बच्चा पहले से क्लियर होकर आएगा, नेता पहले कुछ एक लेवल को क्लियर करके ही आएगा, तो वहां भी लोग कम होंगे। इसलिए ये कम से कम एजुकेशनल फ्रेटर्निटी में ये करना बहुत आसान है। लेकिन हाँ, इसका नुकसान कोचिंग सेंटर्स को है, वो आसानी से इस पर बात नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, ये रास्ता जरूर सरकारें और प्रशासन करना चाहे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तीसरे वीडियो में बात करूंगा दूसरी कोचिंग, मतलब जो जेई और आईआईटी की होती है, जेई की, आईआईटी की, नीट की, मेडिकल की, उनमें भी क्या चलता है। धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए।